अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8 और मैं हूं सिद्रा मीर। वजीर आजम आए हैं, कराची वालों के लिए क्या लेकर आए हैं? क्या अब की बार वबाई सूरत हाल और मसाइल से दो चार कराची के शहरी वजीर आजम से उम्मीद रखें? बड़ी से बड़ी आफत आ गई, कयामत गुजर गई, कराची वाले राह तकते रहे, तैयारा गिरा, लोगों की जाने गई, मुश्किल घड़ी थी, दादरसी की जरूरत थी, नहीं आए। कराची में वबा ने तबाही मचा दी, लेकिन फिर भी ना आए। जी हाँ, पूरे मुल्क के वजीर आजम कराची आना न जाने क्यों भूल जाते हैं। मसाइल के अंबार, वसाइल की किल्लत, परेशानियों का सामना और इसी सब की वजह से पार्टी में नाराजगी, टूट फूट, इख्तलाफात यहाँ तक पहुँचे कि एक MNA इस्तीफा देने की नहज तक पहुँच गए। वजीर आजम फिर भी ना आए। अब चूंकि वो आए हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं न सिर्फ कराची वालों को बल्कि उनकी अपनी जमात के लोगों को। क्या वजीर आजम 14 से ज़ायद MNAs और 30 से ज़ायद MPs से मुलाकात करेंगे? सदर मुमलिकत कराची से, काबीना के एक नहीं कई वज़रा कराची से, कराची की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर होने का दावा, मगर फिर भी सबसे बड़ी नेग्लिजेंस भी कराची के साथ। ऐसा क्यों? अब मसाइल के हल के लिए कुछ ठोस और संजीदा इकदाम करना होंगे या फिर ये भी एक नुमाइशी दौरा होगा? ये तो आज के दौरे के बाद मालूम हो जाएगा। खैर, तवक्को ये की जा रही है कि पंजाब के बाद कराची में भी स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा सकता है और इस पर भी वजीर आजम से मुशावरत होगी। अब वक्त की ज़रूरत यह है कि थोड़ा आगे बढ़ना होगा, सूबाई और विफाकी रंजिश से निकलकर आगे सोचना होगा, मिलकर काम करने के लिए मिलना होगा। माजी के नामुकम्मल मंसूबे और किए गए वादे जो वफा ना हुए, जो कि कराची वालों की मायूसी का सबब बने। मायूसी के जिक्र के साथ एक बात ये भी आपको बता दूं कि कोरोना, लॉकडाउन और इससे पैदा होने वाली पैनिक की सिचुएशन ने लोगों को जहनी दबाव का शिकार कर दिया है। लोग, खासकर कोरोना के मरीज, खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं और वजह आपका और हमारा रवैया है। कोरोना का रोना बंद करो, कुछ नहीं होगा कोरोना वरोना से। ये एक जुमला मुंह बंद करने के लिए तो काफ़ी है, लेकिन यकीन कीजिए ये अल्फाज खुद में ऐसी बेजारियत समोए हुए हैं कि जिनका एहसास हमें किसी की आंखें बंद हो जाने के बाद होता है। फिर ये निदामत होती है कि काश हम सुन लेते। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि गमज़दा लोगों के गम सुना करो, कभी दुखी नहीं होगे। नाज़रीन, ये वो मामला जिन पर बात करेंगे, लेकिन पहले टॉप स्टोरीज। वज़ीर आज़म इमरान खान का कोरोना की वबा फैलने के बाद कराची का पहला दौरा। क्या इस बार कराची वालों के दुखों का मदावा होगा? तरक्याती पैकेज अमली तौर पर नजर आएंगे? पानी, लोड शेडिंग और ट्रांसपोर्ट जैसे बुनियादी मसाइल हल होंगे? प्रोग्राम में तफसीली जायजा लेंगे। बीमारी से बढ़कर रुसवाई का खौफ, वबाई मर्ज में मुब्तला लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जो फोन करते हैं वो भी हौसला देने की बजाय डराते हैं। सोशल मीडिया पर भी झूठी सच्ची खबरों की भरमार। कोरोना की वबा में शहरी डिप्रेशन का शिकार। माहिरीन नफ्सियात क्या कहते हैं, बताएंगे कुछ देर बाद। और मैच फिक्सिंग और करप्शन में मुलव्विस खिलाड़ी अब जेल जाएंगे। चेयरमैन PCB ने वजीर आजम को इंसदादे बदउनवानी कानून का इब्तदाई मुसव्विदा पेश कर दिया। PCB का एंटी करप्शन यूनिट छापे मार सकेगा। जुर्म साबित होने पर फौजदारी मुकदमात कायम किए जाएंगे। तो आखिरकार 5 माह बाद वजीर आजम इमरान खान दौरे कराची पर हैं। जी हाँ, कप्तान कराची आ रहे हैं, लेकिन कराची के लिए क्या ला रहे हैं, ये $1 मिलियन सवाल है। साथी को परेशान थे, अब खिलाड़ी भी नाला हैं। 18 माह गुजर गए हैं, लेकिन कराची पैकेज ना आया। अब तो सब यही पूछते हैं, कैसा पैकेज, कहाँ का पैकेज, कौन सा कराची पैकेज। इतना अरसा गुजर गया, लेकिन हुकूमती अरकान और इत्तेहादी सब लाइल्म। ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी ने 225 अरब रुपए मालियत के मंसूबे का कागजों पर तैयार किए, लेकिन इस पर कोई पेशरफ ना हो सकी। इमरान खान ने कराची को अजीम शहर बनाने के लिए 10 निकात पेश किए थे और वजीर आजम ने पहला नुक्ता कराची के लिए पानी का मसला हल करना, जबकि निज़ाम तालीम की बेहतरी को दूसरा नुक्ता करार दिया और इसी तरह तीसरे नुक्ते को शहर कायद में सेहत की सूरत हाल बेहतर बनाने और चौथे नुक्ते को पुलिस निज़ाम में बेहतरी करार दिया था। उन्होंने कारोबार के लिए माहौल बेहतर बनाने को 5वां नुक्ता कहा था और इस्लाहाती पैकेज में बिजली को अगला नुक्ता करार दिया था। नुक्ता नंबर 8 के तहत खेलों के नए मैदान फराहम किए जाने का वादा किया था, जबकि ट्रांसपोर्ट को नवा नुक्ता करार देते हुए
इमरान खान ने कहा था कि कराची के लिए सर्कुलर रेलवे और मेट्रो ट्रेन चलाएंगे। सबसे आखिरी यानी कि 10वां नुक्ता बेरोजगारी का खात्मा कहा गया था। कराची के लिए 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसमें बड़े प्रोजेक्ट यानी कि ग्रीन लाइन, K4, S3 सीवरेज, डीसेलिनेशन प्लांट, नॉर्दर्न बाईपास और लियारी एक्सप्रेस के अपग्रेडेशन शामिल हैं। पैकेज में लोकल रेलवे निज़ाम की बहाली, शहर एकाद का मास्टर प्लान, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके अलावा अर्बन फॉरेस्ट और ग्रीन कराची प्रोग्राम भी जिक्र किया गया था। लेकिन इनमें कोई एक मेगा प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। समा के नुमाइंदे संजय साधवानी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। संजय, बताइएगा कि वज़ीर आज़म का ये कितनवां दौरा है और वज़ीर आज़म कब तक पहुंचेंगे? मुलाकातें किस किस से शेड्यूल हैं? आज के दौरे की तफसील बताइए। देखिए, कुछ देर के बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान कराची पहुंच जाएंगे। इस्लामाबाद से वो कराची के लिए रवाना हो गए हैं। उनके हमरा वफाकी वज़रा और मावन खसूसी हैं। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर हाउस में आज रात क़याम करेंगे। कुछ रहनुमाओं से और कुछ ज़ाती आज मसरूफ़ियात रहेंगी, जबकि कल जो है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो इत्तेहादी हैं, GDA, MKM और तहरीक-ए-इंसाफ़ के सिंध के अरकान असम्बली और कौमी असम्बली के जो अरकान सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। कराची में मौजूदा जो कोरोना वायरस की सूरत हाल है, उस पर इंतज़ामिया से ब्रीफिंग भी लेंगे। ये जो दौरा है, इसका ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध से वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात का इम्कान है, मगर जो सिंध हुकूमत के हैं उनके मुताबिक आज दोपहर तक वज़ीर-ए-आज़म के दौरे की बाकायदा तौर पर वज़ीर आला सिंध को दावत नहीं दी गई थी। तो इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कोरोना के मामले पर इस मरतबा वज़ीर-ए-आज़म इससे पहले जो 2 दौरे कर चुके हैं कराची के, उसमें वज़ीर जो हैं वो उनसे मुलाकात के लिए एक मरतबा खुद से नहीं गए थे, एक मरतबा मसरूफ़ियात थी, एक मरतबा बुलाया नहीं गया था। तो इस बार वो मुलाकात का इम्कान बताया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के शेड्यूल में कराची के में सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद वो लाड़काना भी जाएंगे। लाड़काना में एहसास सेंटर का उन्हें दौरा करना है। कराची के लिए आम फैसले किए जाने का इम्कान है, क्योंकि 5 माह बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कराची आ रहे हैं। कराची के जो अरकान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने भी काफ़ी उम्मीदें बांधी हैं, क्योंकि इस मौजूदा सूरत हाल में कराची को एक बड़े पैकेज की ज़रूरत है। जो 162 अरब रुपए का पहले पैकेज का ऐलान किया गया था, उसमें से कराची वालों को कुछ नहीं मिला। तो MPs भी उनके हमें कहते रहते हैं कि अब हमारे वोटर्स भी हमसे पूछते हैं कि आप लोगों ने कराची के लिए क्या किया। तो बड़ा अहमियत का हामिल ये दौरा है। आज कराची वालों के लिए वो क्या ऐलान करते हैं वो वाज़े हो जाएगा। 2 रोज़ा दौरा है। आज रात वो गवर्नर हाउस में क़याम करेंगे। कल उनकी बिज़नेस कम्युनिटी से भी मुलाकात होगी, क्योंकि वफाकी हुकूमत ने बजट अपना पेश कर दिया था। तो पोस्ट बजट के पर सूरत हाल पर ताजरों से बातचीत जाएगी, उनकी राय ली जाएगी कि आया उन्हें ये बजट कैसा लगा। वज़ीर आला सिंध से जो मुलाकात का इम्कान है, उसमें सिंध में कोरोना वायरस की जो मौजूदा सूरत हाल है उसका तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। इससे पहले 1-to-1 वज़ीर-ए-आज़म और अच्छा संजय, मुझे ये बताइएगा कि वज़ीर आला सिंध से जो मुलाकात है, इसमें लॉकडाउन के हवाले से भी मुशावरत होगी, क्योंकि अब शायद इस पर गौर किया जा रहा है और इम्कान भी है कि पंजाब की तर्ज का लॉकडाउन सिंध में भी होगा, यानी कि स्मार्ट लॉकडाउन। देखिए, NCOC में जो फैसला किया जा चुका है कि सिंध के 20 पाकिस्तान के 20 शहरों में लॉकडाउन लगना है, तो उसके तहत सिंध हुकूमत ने अपनी हिकमत अमली तैयार कर ली है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में जिसकी NCOC ने इजाज़त दी है, वहाँ पर लॉकडाउन लगाने के नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। कराची की वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। हो सकता है कि आज रात या कल से कराची में भी पंजाब की तर्ज लॉकडाउन का आगाज़ कर दिया जाए। इस चीज़ का संजय, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। और मामले पर बात करने के लिए PTI रहनुमा नजीब हारून साहब हमारे साथ हैं, जबकि MKM से कुंवर नवीद साहब हमारा साथ देंगे। नजीब हारून साहब, सबसे पहले आप ये बताइएगा कि आपने कराची में तरक्याती काम ना होने पर इस्तीफा दिया था, इस्तीफा आपका मंजूर हो गया था क्या? नहीं, मेरा इस्तीफ़ा मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब तक पहुंचाया था और उसकी कॉपीज़ दीगर को दी थी। मेरा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ और इस्तीफ़े के बाद कोई मेरी 4 हफ्ते बाद मेरी प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात भी हुई और ज़ाहिर इस्तीफ़ा भी बड़ा तफसीली था। उसमें जो मैंने चीज़ें मेंशन की थी वो कराची के हवाले से अमूमी तौर पे ज़्यादा थी और पूरी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी मेरी के जो जिस वजह से मैं समझता था कि मैं कोई किरदार अदा नहीं कर पा रहा, ख़ास तौर से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी या अपने शहर के हवाले से, और तो उस पर कुछ उन्होंने तवज्जो दी है और कुछ बातों के ऊपर उन्होंने फरमाया है और कुछ इंशाअल्लाह ताला चंद दिन में उसका कुछ एक्शन प्लान कि जिसके अंदर वो कुछ इस तरह से कि कराची पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलें
और कराची की अहमियत के ऊपर तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर रहा, और उन्होंने ये भी ज़ाहिर बातें बताया कि जो भी इस वक्त इकनॉमिक हालात थे और जो एक तंगी की कैफियत रही, और पिछले खैर 3-4 महीने से तो कोरोना ने टेक ओवर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा इसरार ये था कि चूँकि कराची पाकिस्तान के लिए एक इंजन की अहमियत। तो नजीब साहब, आपके इसरार पर क्या यकीन दहानी करवाई गई थी आपको? उसमें यह था कि जो भी कराची के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर मैंने भी अपनी पेशकश की थी कि मैं पार्टी का एक बानी रुकन हूँ फ्रॉम द फर्स्ट सेंट्रल कमेटी, जिसने अब 24 साल पार्टी के साथ हूँ। लेकिन मेरी ये खुशनसीबी कि मैं एक इंजीनियर भी हूँ और मेरा पूरा का पूरा 40 साल ज़िंदगी का कंस्ट्रक्शन और प्रोजेक्ट्स के गिर्द ही गुजरा है। तो मैंने ये पेशकश की थी कि ऑनररी बुनियाद के ऊपर और मैं इस जिम्मेदारी को लीड करूं और मेरी पब्लिक हेयरिंग हो, ताकि जो हमारे एलाइज हैं या दीगर पार्टियां हैं, जो मीडिया है, वो भी कंगाले। क्योंकि मेरी ये राय रही है कि जब भी किसी को जिम्मेदारी इस तरीके की जहां पर प्रोजेक्ट्स या जहां पर पैसे इन्वॉल्व हैं, उन लोगों को पहले पूरे सरात से गुजारना चाहिए, ताकि पहले ही उनको झाड़ फटक के देख लेना चाहिए कि उनका माजी साफ है या वो फिर वही पूरी कौम के साथ, उन कौम की अमानत के साथ, कौम के वसाइल के साथ उसी तरह करेंगे जिस तरह से माजी में हुआ है। क्योंकि जब सांप गुजर जाता है तो हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं कि फिर हम लकीर को पीटते हैं। तो ये मेरी सारी उनसे बात हुई थी और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है कि वो मुझ पे ये एतमाद करते हुए ये ज़िम्मेदारी मुझे सौंपेंगे भी, और मैं फिर अपने जो हमारे एलाइज हैं, हमारे जो MQM के दोस्त हैं, और ज़ाहिर है कि आप जहन में रखें कि जो भी जो बातें हुई इलेक्शन से पहले, तो जो नक्शा इलेक्शन के बाद बना तो सिंध के सूबे के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी। अच्छा नजीब साहब, ये जो एक आपने जिक्र किया कि आपने ये दरख्वास्त की कि अब जिन लोगों पर आप एतमाद कर रहे हैं उनका माजी भी देखिए कि माजी साफ है, यानी ये आप नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम की जानिब तो नहीं इशारा दे रहे? देखिए, मैं तो आप इस मुल्क के अंदर आई एम 65 ईयर्स ओल्ड, मुझे ये हर वक्त उम्मीद रखनी चाहिए और यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह ताला कोई मुआवजा कर दें। लेकिन हमें जो जिस तरह से हम ड्राइविंग करते हैं तो आंखें खोल के करते हैं, और ट्रैफिक जैम में भी हम अपना रास्ता तलाश करके अल्लाह की मेहरबानी से घर पहुंच जाते हैं। तो उसी तरीके से मैं समझता हूं कि जब अगर कोई भी चीज़ किसी को सौंपी जाए तो उसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, क्योंकि मैं नजीब हारून कल क्या करेगा ये तो कल पता चलेगा, लेकिन माजी तो पास्ट है ना, तो उसको तो झांका जा सकता है ना। और आजकल तो इन्फॉर्मेशन इतनी आसानी से अवेलेबल है। और मैं एक आपकी इजाज़त से आधा मिनट लूँगा कि हमने तो हमेशा से जब से होश संभाला कि जब किसी बेटी की किसी बहन की शादी करते हैं तो जो रिश्ता आता है उसकी छान पटक रिश्ते का ओके करने से पहले, निकाह से पहले करते हैं, बजाय इसके कि हम जनाब पहले कर दें और बाद में पता चले कि वो तो बदमाश निकला। तो इसी तरीके से ये जो एक तारीख के अंदर के बाद में जनाब मीडिया का भी बड़ा मज़ा लगा हुआ होता है। सही नजीब साहब, आपको ये लगता है आपकी मिसाल से कि ये काम कि अब तो निकाह हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता, पहले छान पटक करनी चाहिए थी? कंवर नवीद साहब, आप तो इत्तेहादी हैं कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और वैसे भी ये बताइएगा कि कराची में कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका अब तक, लेकिन वजह क्या है, आखिर क्यों? देखिए, कल जो हम वज़ीर-ए-आज़म साहब से मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म साहब की इनविटेशन पर उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और उसमें हम सारी बातें वज़ीर-ए-आज़म साहब से करेंगे, और वज़ीर-ए-आज़म साहब का शुक्रिया भी अदा करेंगे कि इसमें उन्होंने बहुत तवील अरसे के बाद कराची में वफाकी हुकूमत की जानिब से 25-26 अरब रुपया बजट में रखा गया है। ऐलानात तो बहुत सारे होते रहते हैं और ऐलानात की कोई ज़्यादा मुस्तनद हैसियत नहीं होती तब वक्त कि किताबों में और बजट के अंदर पैसे लिक्विड ना हों। इसके साथ साथ और बहुत सारे अहम मसाइल हैं कराची के, जिसकी तरफ हम वज़ीर-ए-आज़म साहब की तवज्जो दिलाएंगे कि इस वक्त कराची पूरा का पूरा पानी से बिलबिला रहा है और पानी की कमी का शिकार है।
ये 2007 से K4 का मंसूबा इल्तवा का शिकार है। अब इस वक्त जो पूरी दुनिया में ऑयल की कीमत कम हो गई है, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने अभी तक बिल अपना उसकी कुछ बिजली के टैरिफ में कोई कमी नहीं की है। इसके अलावा जो आपने सही फरमाया कि बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं कि जो कि अभी तक नामुकम्मल हैं, और बहुत सारे ऐसे कि जिनके वादे मौजूद हैं और उन पर अमल नहीं हुआ। तो बहरहाल हम इन तमाम बातों को वज़ीर-ए-आज़म साहब के इल्म में लेकर आएंगे और उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। इसके अलावा कराची के बिज़नेस कम्युनिटी के लोग हैं, उनके मसाइल हैं, उन पर हम बात करेंगे। गवर्नर नवीद साहब, कुछ देरीना मसाइल हैं कराची के जिनका हल होना इंतहाई नागुज़ीर है। ग्रीन लाइन मंसूबा आपके सामने, सीवरेज के मसाइल आपके सामने, पानी के मसाइल आपके सामने। सिर्फ ये मसाइल आप वज़ीर आज़म के इल्म में लेकर आएंगे या उनसे कहेंगे कि अब अमली इक़दाम की ज़रूरत है कराची को? ये तो हम हमेशा से कहते ही चले आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया कि K4 का पानी के मसले का मैंने आपको कह दिया। ये अच्छी बात है, ग्रीन लाइन के लिए 7 अरब रुपया इस बजट में रखा हुआ है, और बहुत सारे मसाइल हैं। S3 है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। और कराची के बिजनेसमैन कम्युनिटी जो कि इस कोरोना की सूरत से, इसलिए कि क़याम पाकिस्तान से लेकर अब तक जो पूरे पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल बर्डन है वो कराची तनहा उठा रहा है, जो बड़ा बर्डन है। तो हमसे ही कहेंगे कि कुछ इस किस्म की इक़दाम किए जाएँ कि जो इस वक्त कराची के जो कारोबारी तबका है, जो कोरोना से बुरी तरह मुतासिर हुआ, इन्हें इमदाद की ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोन की मद में, सॉफ्ट लोन की मद में यहाँ के कारोबारी लोगों को पैसा दिया जाए, फंड फराहम किया जाए, ताकि वो दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकें। इसलिए कि यहाँ पर वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा खुशहाल थे इस 4 महीने 5 महीने के कोरोना के उससे, वो ना सिर्फ खुद उनकी एक तरह से बड़े शदीद मसाइल में हो गए, बल्कि वो खुद जो कि सैकड़ों लोगों को जो उनके पास मुलाजमत करते थे और अपनी तमाम तर तकालीफ के बावजूद उन लोगों को वो तनख्वाहें दे रहे हैं, तो उन्हें बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। सही। नजीब साहब, ऐसे दर्जनों मंसूबे मेरे पास फहरिस्त में मौजूद हैं जो कि या तो नामुकम्मल हैं या जो सिर्फ कागज़ों की हद तक महदूद हैं। अगर आइंदा आने वाले 3 माह या 6 महीने तक यही सूरत हाल रही तो आप समेत, चूँकि आप एक MNA हैं, आपको मुंतखब किया आवाम ने, बाकी जो दीगर 14 MNAs हैं, क्या इसके ऊपर करेंगे? क्या इस्तीफ़ा देंगे आप लोग? नहीं, मैंने तो इस्तीफ़ा एक आखिरी चीज़ होती है, वो तो मैं पेश कर चुका हूँ। लेकिन क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने तवज्जो दी और उन्होंने कुछ अमली इक़दाम का भी वादा किया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा, क्योंकि जब ये हमारे पास वसाइल होंगे तो प्रायोरिटाइज़ भी करना है, और ये भी देखें कि इसमें सारा मलबा हम मरकज़ी हुकूमत के ऊपर भी ना डालें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम बैठेंगे इंशाल्लाह, सिंध गवर्नमेंट के साथ भी बैठेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी जिम्मेदारियाँ जो ये हम सीवेज की और लाइनों की और ये बात करते हैं, लेकिन K4 का जैसे मंसूबा है वो कराची की, जैसे अभी नवीद साहब ने बात की, गवर्नर नवीद साहब ने, तो वो इंतहाई अहम है। और ये इतना ज़्यादा डिलेड है कि इसकी जो कुछ भी इसके ऊपर फैसले होने हैं टेक्निकल बुनियादों के ऊपर, और इसकी जो भी फाइनेंसिंग होनी है कि ये कराची के दरवाजे तक 125 किलोमीटर का सफ़र तय करके पानी का पहुंचना, और उसके बाद ज़ाहिर बात है इस पानी को कराची में, जिसको हम टेक्निकल टर्म में ऑगमेंटेशन कहते हैं, कि वो जो जाल बिछना है कि ये पानी इलाकों तक, लोगों तक, गलियों तक, घरों तक पहुँचे, इसके ऊपर एक जंगी बुनियाद के ऊपर, इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर मैं समझता हूँ कि फौरी अर्जेंट तमाम वसाइल को आप ये चाह रहे हैं कि जंगी बुनियादों पर, यानी कि इमरजेंसी में इकदाम होने चाहिए। तो फिर कल MQM की जमात मिलने जा रही है वज़ीर आज़म से, आप भी एक मुलाकात रख लें वज़ीर आज़म के इल्म में ये तमाम चीज़ें लाने के लिए, क्या मिलेंगे आप लोग? मेरी मुलाकात भी हुई है, और जो MQM के दोस्त हैं हमारे साथ सीटों, वहीं असेंबली के अंदर भी हम सब ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर ही वक्त गुजारा है। और ये 20 माह का तो मैंने भी उनके साथ असेंबली की सीटों पे, तो ये इस मामले में हम सब जो कराची के MNAs हैं, कतई नज़र इसके कि वो PTI के हैं कि MQM के हैं, यक ज़बान हैं।
क्योंकि ये एक मुश्तरका मसला है और मैं समझता हूँ कि सियासत से बालातर कि पूरा शहर प्यासा हो, लोग पानी के लिए बिलख रहे हों, तड़प रहे हों। उस पर पीपल्स पार्टी के दोस्तों से भी मेरी हमेशा यही दरख्वास्त रहती है कि बहुत सारी चीज़ें हैं सियासत की करने की, लेकिन पानी के ऊपर और ख़ास तौर से इस दूध देने वाली गाय के लिए जो कराची है, इसकी अहमियत को पूरी कौम समझे और इसकी सेहत की तरफ जो भी जितना भी महंगा इसको इंजेक्शन लगना है वो लगना चाहिए, क्योंकि कराची के इंजन ने पूरे पाकिस्तान की ट्रेन को मंजिल तक इंशाल्लाह पहुंचाना है, क्योंकि रेवेन्यूज़ यहीं से जनरेट होते हैं। बजट में हिस्सा चाहे वो सूबाई बजट हो या वो मरकज़ी हुकूमत का हो, तो अब कराची को नज़रअंदाज करना ऐसे ही है कि किसी को दिल का मर्ज़ लाक हो और वो जनाब छोटा मोटा कोई नाखून या अंगूठे का इलाज कर रहा हो और वो दिल उसका जवाब दे जाए। तो कमर नवीद साहब, एक तो आप बताइएगा कि नजीब हारून साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, वो ये कह रहे सारी की सारी जिम्मेदारी विफाक की नहीं है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगले 6 महीनों में अगर कराची के ये दरीना मसाइल हल नहीं होते तो क्या लाया हमल होगा आप लोगों का अपने ही इत्तेहादियों के खिलाफ? नजीब साहब ने बिल्कुल सही फरमाया और ये भी हकीकत है कि नजीब साहब से और दीगर जो PTI के MNAs हैं उनसे हमारी गुफ्तगू रहती है और कराची के मसाइल के लिए हम लोग बाहमी इसमें हमारे दरमियान में इत्तफ़ाक़ राय भी मौजूद है और हम जाकर वफाकी हुकूमत से यही बात करेंगे और वफाकी हुकूमत से हम ये बात पहले भी कर चुके हैं कि कराची में बहुत सारे मसाइल हैं जो लोकल गवर्नमेंट की सतह तक हैं, जो बल्दियात की सतह तक हैं। तो जो NFC है उसको PFC को NFC से मुंसलिक होना चाहिए कि जिस छत के नीचे NFC पास हो रहा हो वहीं पर PFC भी साथ ही पास हो। इसके लिए एक मनी बिल की ज़रूरत है और ये मनी बिल गवर्नमेंट लेकर आ सकती है और जिसके बाद कानूनी तौर पर वो इस बात को मुमकिन बना सकती है कि लोकल सतह पर जो बल्दियाती नुमाइंदे हैं वो आवाम के बहुत सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। कमर नवीद साहब, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। और नजीब हारून साहब, आप भी हमारे नाज़रीन, अब देखना यह है कि वज़ीर आज़म चूँकि कराची आए हैं तो कराची वालों की उम्मीदें किस हद तक पूरी होती हैं, प्लस इसके साथ जो मंसूबे नामुकम्मल हैं उनके ऊपर क्या पेशरफ सामने आती है। नाज़रीन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक अहम मामले की। बीमारी से बढ़कर रुसवाई का खौफ। हमारे यहाँ हर बात इंतहा पर की जाती है। चंद हफ्तों पहले जिस बीमारी को वहम और गैरों की साजिश कहा जा रहा था, अब उसी से बचाव के लिए ऐसे ऐसे टोटके शेयर किए जा रहे हैं कि लमानुल हफीज़। अगर किसी घर में कोरोना के मरीज का पता लग जाए तो उसका समाजी बायकॉट कर दिया जाता है, हत्ता कि लोग मैसेज और फ़ोन पर भी खैरियत पूछने से कतराते हैं। फ़ोन मिला लें तो दिलजोई की बजाय इंतहाई बात करके और खौफजदा करते हैं, ख्वामख्वाह घर वालों की सेहत के मुतालिक पूछने लगते हैं। कोई कहता है एहतियात नहीं होगी तो कोई कहता है आप जहन पर सवार कर रहे हैं। गर्ज आप ये कह लें कि जितने मुंह उतनी बातें। पड़ोसी मासियों को तो धमकी देते हैं कि फलां कोरोना के मरीज के यहाँ गई तो छुट्टी, लेकिन किसी के घर में क्या मसाइल होंगे उसकी खबरगिरी की तौफीक नहीं होती। ऐसे घुटन के माहौल में आम इंसान तो एक तरफ, डॉक्टर भी अपनी बीमारी छुपाने लगे हैं। कराची के एक डॉक्टर का किस्सा तो आपको याद होगा, किस तरह उनकी सांसें उखड़ती रहीं मगर अस्पताल जाना गवारा नहीं किया, सिर्फ इस डर से कि बच्चियों का साथ है, लोगों को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे। जी देखो बेटा, यहाँ आएगी ना गाड़ी, ये सारा महल्ला जमा हो जाएगा, एक अदाब बन जाएगा। अभी तो DHO का फोन आया था, आई टोल्ड में एवरीथिंग, उन्होंने सब चीजें कही, बातचीत करके ठीक है आप कदम आप रहें, 1-2 दिन में ही सेटल हो जाए। हाँ बेटा, यह बड़ी मुसीबत होती है, आपको नहीं पता क्या ज़्यादा हो रहा है। मासियों ने फैला दिया कि ये हो गया वो, एक मुसीबत सब बच्चे में रुल जाएगी ना, वो तो फिर वो चक्कर होता है कि सबको उठाओ। तो ये तर्ज अमल इस्लामी तो दूर किसी महज़िब मुआशरे से भी कोसों दूर है। मगरिब में बाहमी मदद और भाईचारे की एक से बढ़कर एक मिसालें दिखाई दी हैं। कोई फ़ोन पर किसी को खुदकुशी से रोकता रहा, कोई ख़त लिखकर गैलरी में गुनगुनाकर पड़ोसी मरीज़ की दिलजोई करता रहा। जो दीन कमज़ोरों, ग़ुलामों और बेकसों का निजात दहिंदा बनकर आया, जिसने रंगो नस्ल से बालातर मुआशरे के पिसे हुए लोगों और शूद्रों को बराबर की हैसियत दी। जो दीन मुस्कुराकर देखने और रास्ते से कांटा हटाने को सदका और मौजब सवाब करार देता है, आज उसी के मानने वाले कोरोना के मरीजों को अछूत करार देकर आंख बचाकर निकल जाते हैं।
आज रुतफाओ बहुत याद आई, जो जर्मनी से 9 उम्री में पाकिस्तान आई और अपनी पूरी जिंदगी कोढ़ के मरीजों के इलाज के लिए वक्फ कर दी। उनके बहते जख्मों के बावजूद उन्हें गले से लगाया और उस मर्ज को हमेशा के लिए शिकस्त दे दी। क्या ये अमल आज काबिल तकलीद नहीं? क्या किसी की दिलजोई करना भी हम पर एक बारे गिरा बन चुका है? आज कोई कोरोना से बीमार ना भी हो तो उसे अस्पताल जाने से खौफ आता है, जहनी दबाव का शिकार है। बच्चा बीमार हो जाए तो कुछ समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। व्हाट्सएप और फेसबुक पर झूठी सच्ची बातों के अंबार जहन को मुंतशिर करने के लिए काफ़ी हैं। किसी को बिल जमा कराने तो किसी को राशन लाने की फिक्र है, लेकिन क्या ये वक्त एक दूसरे का सहारा बनने का नहीं? क्या ये वक्त जिहाद नहीं? क्या हमारे पड़ोसी को इस मुश्किल में हमारी ज़रूरत नहीं? हमें इस पर सोचना होगा और सोचने के साथ साथ इस पर हमें बात भी करनी होगी। डॉक्टर इमरान गौहर और पेमान मलिक, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, समाजी कारकुन हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब आपसे बात करना चाहूँगी। डॉक्टर इमरान साहब, ये बताइएगा कि कोरोना का आइसोलेशन पीरियड कितने दिन का है? आइसोलेशन में कौन सी चीज़ें आपकी मदद कर सकती हैं, ये बताइए हमारे नाजरीन के लिए। सबसे पहले 14 दिन का है और इसको इस तरह हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस दिन पहला दिन सिम्टम हो आपको कोरोना का, नज़ला, जुकाम, बुखार या जो भी, उससे लेके 14 दिन तक आप कैलकुलेट कर लें। दैट इज़ नॉर्मली जो फर्स्ट आपका जो आइसोलेशन पीरियड होता है। फर्ज कीजिए अगर किसी ने टेस्ट कराया है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो जिस दिन टेस्ट कराया है उससे वो 14 दिन काउंट कर लें और इस कंफ्यूजन में ना पड़े कि 2-3 दिन पहले हुआ था, 2 दिन बाद में हुआ था। सीधा सूट रखें, जिस दिन टेस्ट कराया था उससे 14 दिन तक काउंट करें, और जिसने टेस्ट नहीं कराया और सिम्टम्स जिसके शुरू हुए हैं पहले दिन से, उस दिन को पहला दिन काउंट करें और उससे 14 दिन तक करें। इस कंफ्यूजन में ना पड़े कि 2-3 दिन आगे 2-3 दिन पीछे। सो इसको कीप इट सिंपल। सही। डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ रहिए, कुछ दीगर भी अहम सवाल आपसे करेंगे। पेमान मलिक, आप मुझे ये बताइएगा कि एक मर्ज आ गया, एक वबा आ गई, उसके बाद लोगों ने इसको जहनों पर सवार कर लिया। ये मर्ज जब क्वारंटीन में लोग होते हैं तो डिप्रेशन की सतह पर कैसे पहुंच जाता है? अगर पहुंच जाता है तो ऐसे में इन मरीजों की हम किस तरह से मदद कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। असल में ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जब से आइसोलेशन हम लोगों ने प्रिवेंटिव मेजर के तौर पर स्टार्ट किया है, तब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी के लोग शिकार होते जा रहे हैं। वो इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि हम इस नॉर्म के आदी नहीं थे। हम ज़्यादा मिलने के आदी थे, ज़्यादा लोगों से बात करने के आदी थे। अब अचानक से हमें आइसोलेशन के लिए कहा जा रहा है, और जो ये वबा आई हुई है उसके बारे में एजुकेशन भी नहीं है लोगों को। ये किसी को भी नहीं पता कि ये वायरस है क्या, किस तरह से हमें रिस्पॉन्ड कर रहा है, हमारी बॉडी में क्या रिएक्शन आ रहा है। तो पेमान मलिक साहब, माजरत के साथ 2 मिनट दीजिएगा। 2 मिनट के बाद मैं आपके पास वापस आऊंगी, आप यहीं से अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख साहब हमारे साथ हैं। रोशन साहब, हमें ये बताइएगा कि चूंकि हम इस पर बात भी कर रहे हैं कि ये एक कितना अहम और देरीना मसला है कोरोना वबा का, और इसके बाद मरीज को किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये तमाम वो मराहिल हैं जिससे गुजरना पड़ता है। उसके बाद एक रीटेस्टिंग का मामला जिसमें लोगों को शशोपंज में मुब्तला कर दिया है कि आखिर दोबारा से रीटेस्ट करवाने की जरूरत क्यों पड़ती है? अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच। बेसिकली देखें जी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने शुरू से ही कोरोना के हवाले से वेरी प्रोएक्टिव उसको डील करने का पूरी एक स्ट्रेटजी मौजूद थी, और अभी भी है, और इसको हम बिल्कुल अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। अच्छा, किसी और ने भी ये नहीं सोचा होगा, ख़ास तौर पे एक तो टेस्टिंग वाला मरहला, दूसरा आपने देखा होगा कि हमने जो साइको सोशल सपोर्ट एंड काउंसलिंग सर्विस की है, ये वी आर द पायनियर्स इन पाकिस्तान, और ये किसी और जगह नहीं है। अच्छा, टेस्टिंग का आपका जो सवाल था उसकी तरफ आते हुए, मसाइल हैं सर्टेनली, कुछ तो टेस्ट में भी, टेस्ट किट्स में मसाइल आ रहे हैं, लेकिन एक थोड़ी सी हमारी जो स्ट्रेटजी है वो दुनिया के दूसरे मुल्कों से थोड़ी सी डिफरेंट यहाँ इसलिए जा रही है, जिसमें आपके लिटरेसी लेवल्स और ये भी सारे हैं। वहाँ तो अगर आप किसी को कह दें कि जी सिम्टम्स किसी को आ जाएं, तो बंदा अपने आप को क्वारंटीन कर ले 14 दिन के लिए, 18 दिन के लिए, उसके बाद फिर बाहर आ जाए। अच्छा रोशन साहब, एक और अहम मामला ये बताइएगा कि ये यूएनडीपी का जो प्रोग्राम है जो आपकी जानिब से किया जा रहा है, इस प्रोग्राम के बारे में भी हमें कुछ डिटेल बताइए, और इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इसका कैसा रिस्पॉन्स आप तक पहुँच रहा है।
इसमें बेसिकली हम काउंसलिंग और साइको सोशल सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं बेसिकली 4 टारगेट ग्रुप्स को। एक वो है जो कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं, दूसरे वो हैं क्वारंटीन में हैं लेकिन हैं कोरोना नेगेटिव, तीसरा वो बंदे हैं जो लॉकडाउन के दिनों में एंग्जाइटी में, फियर में मुब्तला थे, और चौथा जो है वो ग्रुप है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स वहाँ हैं वो भी फियर एंड एंग्जाइटी में। इनको करने के लिए इनको साइकोलॉजिकल एंड साइको सोशल सपोर्ट और काउंसलिंग सर्विस फ्री ऑफ चार्ज हमने मुहैया की है। सही। 1093 हमारी हेल्पलाइन है जिसपे कोई भी ये पूरे पाकिस्तान से, एंड आई वुड बी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दे कि दुनिया के दूसरे मुल्कों से, सऊदी अरबिया या यूके से भी लोग हैं जो इससे फायदा ले रहे हैं। इसलिए कि हमने एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है और एक डेडिकेटेड वेब पेज भी है। ठीक है, इसके लिए एक हेल्पलाइन भी मुतारिफ करवाई गई है जिसपे कॉल करके लोग मदद हासिल कर सकते हैं। इमरान गौहर साहब, ये बताइएगा कि क्या आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद दोबारा टेस्ट करवाना जरूरी है और ये रीटेस्टिंग क्यों जरूरी है? नहीं, कोई जरूरत नहीं होती आइसोलेशन पीरियड खत्म होने के बाद। अगर आपके सिम्टम्स माइल्ड हैं और आप 15 दिन बाद, 14 दिन बाद आप फील ठीक करते हैं, कोई बुखार नहीं है, कोई खांसी नहीं है, तो आप सेफ हैं आइसोलेशन खत्म करने के लिए। रीटेस्टिंग की कोई जरूरत नहीं है। ऐसी कोई गाइडलाइन यूके में तो नहीं है कि जिसमें आपको रीटेस्टिंग जरूरी हो। हाँ, सिर्फ उस सूरत में रीटेस्टिंग जरूरी है जब फर्स्ट कीजिए कि टेस्ट कराया और वो इनकंक्लूसिव यानी कि गैर मुसद्दिका रिजल्ट आया और लैब कहे कि ये रिजल्ट के बारे में वो कुछ नहीं कह सकते, तो फिर आप रीटेस्ट करा सकते हैं। या फिर कोई शख्स पूरी तरह से कोरोना की लेट्स हॉस्पिटल में था और बहुत बुरी तरह से बीमार हुआ, बाहर आया, हम महीना, 1.5 महीना, 2 महीना के बाद फिर उसको उसी तरह के सिम्टम होते हैं, तो उस सूरत में हम रीटेस्ट करते हैं। लेकिन 80-90% जो लोग हैं उनको तो बहुत या तो सिम्टम नहीं होते या बहुत ही हल्के से या माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, और उन लोगों के लिए कोई रीटेस्टिंग की जरूरत नहीं होती। बल्कि अगर फर्स्ट कीजिए कि माइल्ड सिम्टम्स हैं, तो आजकल के दौर में अगर किसी को नई खांसी, नया नज़ला, नया सर में दर्द और जो दूसरे सोर थ्रोट वगैरह के सिम्टम्स आते हैं जो कि कोरोना से रिलेटेड है, लोगों को हम श्योर पता होगा, वो खुद जाके सेल्फ आइसोलेशन में चले जाएं 14 दिन में। अगर टेस्ट नहीं करा पाते तो कोई ऐसा मसला नहीं है, 14 दिन में सही से ठीक, यानी कि माइल्ड सिम्टम्स आने के बाद भी रीटेस्ट करवाना जरूरी नहीं है, ये आपने वाज़ेह कर दिया। डॉक्टर इमरान साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये जो प्लाज्मा थेरेपी है ये वाकई एक गेम चेंजर है, ये वाकई इतनी जरूरी है? इस बारे में भी कुछ डिटेल बताइए। देखें, कंट्रोवर्शियल बात है, ये बहुत अर्ली डेज हैं, बहुत कम ट्रायल ऐसे हैं जो कि इसको गेम चेंजर बोल सकें। यहाँ यूके में हम इसको कोई ऐसा गेम चेंजर वगैरह नहीं बोल रहे। इस तरह बहुत सारे ट्रायल्स हो रहे हैं इस वक्त। इसमें एक प्लाज्मा का भी ट्रायल है, लेकिन इट्स नॉट अ गेम चेंजर। जो अभी तक स्टडीज आई हैं उसमें तो ये 50-50 एक्चुअली, जो लोगों की डेथ प्लाज्मा लगा के हुई है या जिनको नहीं दिया गया, ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क होगा। तो इट्स नॉट सिग्निफिकेंट इनफ एटलीस्ट। डॉक्टर साहब, आपने वाज़ेह कर दिया। पेमान मलिक साहिबा, लास्टली मुझे ये बताइएगा कि ये सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर जो कोरोना पेशेंट हैं जिनको अलग थलग कर दिया जाता है, उनसे राबता भी नहीं रखा जाता, कांटेक्ट खत्म हो जाता है, ये कितना मुतासिर करता है इस बीमारी की सूरत में इनको? जी, ये बहुत मुतासिर करता है और इसी वजह से लोग डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार हो जाते हैं। मैं खुद भी विक्टिम रह चुकी हूँ कोरोना की, तो आई नो, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट भी मैंने डील किया है कोविड को, तो बहुत चैलेंजेस होते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी फैमिली मेम्बर से और इवन साइकोलॉजिस्ट से कि वो लोग सर्विसेज अपनी प्रोवाइड करें। हमारी जो सर्विसेज है, प्रोविजन ऑफ साइकोसोशल सपोर्ट सर्विसेज, उसका मकसद भी यही है आइसोलेशन सेंटर्स और जितने भी हमारे इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स को हम काउंसलिंग सर्विसेज दें, क्योंकि दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक हमारे पास वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, बिहेवियर और इस तरह की साइकोलॉजिकल इश्यूज जो हैं वो आते रहेंगे। तो इसको एड्रेस करने के लिए ये सर्विसेज का इंतखाब किया है और ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एड्रेस राइट नाउ। सही, थैंक यू सो मच पेमान मलिक साहिबा, रोशन अली शेख साहब और डॉक्टर इमरान गौहर, आप हमारा साथ दे रहे थे इस सेगमेंट में। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ माहिर नफ्सियात डॉक्टर वजाहत काजी और गुलकार सलमान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि इस सारी सूरत हाल से खुद भी गुजर चुके हैं। सलमान, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइएगा कि जिन दिनों आप इस फेज से गुजर रहे थे, आपने खुद को क्वारंटीन किया था, आइसोलेशन पीरियड था आपका, आपने वो पीरियड किस तरह से गुजारा? एक तो मोटिवेट करने के लिए लोगों को ये बताइए, दूसरा ये आपके दोस्तों ने आपसे रब्ता रखा, आपके दीगर जानने वालों ने आपको अकेला छोड़ा, और अगर छोड़ा तो उस सूरत हाल में आपने क्या महसूस किया? जी, अस्सलाम वालेकुम, बड़ा अच्छा सवाल है आपका।
देखें, जब मुझे कोरोना पॉजिटिव जब हुआ और मुझे आसार आने शुरू हुए जिसमें जिस्म में दर्द और नज़ला बुखार की फीलिंग हुई, तो अप्रैल था। उस वक्त न्यूयॉर्क जहाँ मैं था, कोरोना आग की तरह पूरे शहर में फैला हुआ था। हस्पतालों में मेरे जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा कि आप हस्पताल आएँ भी ना, क्योंकि ना हमारे पास N95 जो मैंने मास्क इस वक्त पहना हुआ है, ये मरीज़ों को नहीं मिल सकते थे, टेस्ट नहीं थे, PPE जो इक्विपमेंट होती है फ्रंटलाइन वर्कर्स, नर्सेज, डॉक्टर्स के लिए नहीं थी। तो घर में ही रहना, इसकी पहली चीज़ ये की कि घर में अपने को क्वारंटीन कर लिया। और उस दौरान जो 14 दिन थे, मैं सच्ची बात आपको बताऊं कि पहली दफ़ा ऐसा महसूस हुआ कि इर्द गिर्द तो लाशें ही लाशें आप टीवी पे देख रहे थे, केबल न्यूज़, और न्यूयॉर्क में लोग तेज़ी से डेथ हो रही थी कोरोना से। तो हम लोगों ने, मेरी फैमिली ने अपने आप को, ये जो मास्क पहना है, ये हमने साउथ कोरिया से मंगवाए थे मास्क, ये हमने पहनना शुरू किया। और मैं पाकिस्तानियों को कहूँगा कि अगर आपके और कुछ नहीं है तो खुदा का वास्ता ये मास्क ज़रूर पहने, ये ज़िंदगी और मौत का फ़र्क हो सकता है मास्क पहनना। फिर जो 14 दिन थे क्वारंटीन के, वो मैंने इस तरह किया जिस तरह इत्तिकाफ़ में लोग जाते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल अलग तन्हाई में था, बहुत ज़्यादा पढ़ा, किताबें पढ़ी, कुरान शरीफ पढ़ा, नमाज़ें पढ़ी, अल्लाह से दुआ मांगी कि या अल्लाह ज़िंदगी और मौत तेरे हाथ में है, हमें बचा ले। मेरे साथ साथ नीस और नेफ्यू भी कोरोना पॉजिटिव थे घर के अंदर ही, वो भी क्वारंटीन थे। तो कोई फ़िक्र की बात नहीं है अगर आप अपनी एहतियात करेंगे। देखें, मैंने अपने दोस्तों से, जिस तरह आपने कहा ना कि सारे मेरे जो फील्ड के मतलब ये जो नामवर जितने भी बड़े बड़े पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, उनसे मैं कांटेक्ट में था, रोज़ लंबी लंबी बातें होती थी, दोस्तों से लंबी बातें होती थी। मेरे मरहूम दोस्त जुनैद जमशेद की फैमिली जो है, उनसे भी मेरी बात हुई बहुत लंबी चौड़ी, इसलिए करके कि हमने शेयर किया। मैं न्यूयॉर्क में था, वो इधर कराची में थे, तो मैंने बताया कि देखें, अगर आपने जहनी तौर पे अपने आप को पॉजिटिव रखें, ये लेकिन सलमान, मैं यहीं पर आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कोरोना की रिपोर्ट आना पॉजिटिव वो ज्यादा खतरनाक है या लोगों की नेगेटिव बातें ज्यादा खतरनाक है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया में कोरोना फैला हुआ है। 100 साल के अंदर, यानी कि 1917 जब स्पेनिश फ्लू हुआ था, उसके बाद ऐसी वबा आई है कि जिसने गिर्द में ना, ये पाकिस्तान अलग नहीं है, बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, सारे के सारे मुल्क जो हैं इसमें हैं। तो कोरोना पॉजिटिव होना फिक्र ना करें, लेकिन अगर आपने एहतियात ना की और ये कहा ये कोरोना कुछ नहीं है, तो फिर आपके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए पाकिस्तान में देखिए, फर्स्ट स्टेप जिस तरह मैंने कहा, मास्क पहने, और जो डिस्टेंस है लोगों से, डिस्टेंस ना 6 फुट का डिस्टेंस रखें। और अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो अपने आप को एक जगह, एक घर के अंदर अगर महदूद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। ज़्यादा एक शहर से दूसरे शहर में ना जाएं। मैं तो इसलिए पाकिस्तान आया हूँ। देखें, न्यूयॉर्क से शिकागो से जो फ़्लाइट PI की आई है रात, जिस पे सारे वो लोग जो पाकिस्तान वापस आ रहे थे, उन जहाज़ के अंदर जो हमारे एयर होस्टेसेस और जो स्टूवर्ड्स थे, उन्होंने हैज़मेट सूट जो ओवरऑल्स पहने हुए थे, मास्क पहने हुए थे। एयरपोर्ट के ऊपर RT-PCR टेस्ट हुआ मेरा रात को, जो अल्हम्दुलिल्लाह नेगेटिव निकला। तो अगर आप ये 14 दिन निकाल देंगे ना, कोरोना होने के बावजूद आप सेहतमंद हो जाएंगे। सलमान, ये तो प्रिकॉशंस पेशेंट्स के लिए है ना, मुझे ये भी बताइएगा कि एक तो पेशेंट है, अब उसके इर्द गिर्द के लोग, वो सोसाइटी जिसमें दोस्त, हम आप शामिल हैं, हमारा क्या किरदार बनता है उस पेशेंट को इस सारे मरहले से निकालने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए, इस वक्त वो वक्त है जब हर पाकिस्तान के अंदर 12 करोड़ स्मार्टफोन्स हैं, हर एक के पास फ़ोन है। आप दिन में क्वारंटीन में अपने दोस्तों से बात करें, अपने वालिदैन से बात करें, अपने रिश्तेदारों से बात करें। और इस दौरान मैं और भी आपको मज़े की बात बताता हूँ कि वो रिश्तेदार जो कुछ दुनिया के ऑस्ट्रेलिया में कोई, या कोई न्यूजीलैंड में, या कोई इस्लामाबाद में, उनसे भी लंबी लंबी गुफ्तगू इस कोरोना की बीमारी के दौरान हुई है। तो ये या तो आप इसको खौफ में ले सकते हैं और
डर जाएं और वहम बना लें कि कोरोना मुझे हो गया, या ये सोचें कि अल्लाह ने ज़िंदगी और मौत लिखी हुई है। मैं इस टाइम में जो मेरे करीब लोग हैं, जो मेरे दोस्त हैं, उनसे मैं बात करूं और अपने भी दिल को मैं स्ट्रॉन्ग करूं और दोस्तों को भी हौसला दूं। बिल्कुल सलमान, ये दुरुस्त बात आपने की। बिल्कुल, इसी पर बात करने के लिए अल्लामा इलाही ज़हीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहबी स्कॉलर। अल्लामा साहब, हम इस मामले पर बात कर रहे हैं कि एक कोरोना का पेशेंट है, लेकिन उसके आसपास के लोग, उनका मुस्बत रवैया किस हद तक असरअंदाज कर सकता है उस पेशेंट के लिए, और ख़ासकर आजकल के मुआशरे में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं एक दूसरे का साथ देने के लिए, एक दूसरे का सहारा बनने के लिए? देखिए, ये बुनियादी तौर पर बात है कि इंसान एक सोशल एनिमल भी है और उसके अंदर साइकोलॉजिकल जो है ना उसकी अपनी ड्राइव्स भी हैं, और इंसान बिल्कुल साइड से कट आकर जो है जिंदा नहीं रह सकता। आइसोलेशन में उसके लिए जो है ना जिंदा रहना इस अंदाज में कि वो बीमार भी हो, उसके ऊपर मायूसी भी हमला कर रही हो, खौफ भी हमला कर रहा हो, तो ऐसी सूरत में उसके लिए बड़े प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो मैं ये बात समझता हूँ, मरीज़ के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसकी इयादत करना, उसकी हौसला अफजाई करना, उसके मोराल को बूस्ट करने की कोशिश करना, उसको दुआ देना, ये वो चीज़ें हैं जिनसे हम किसी भी तौर अगर मरीज़ को महरूम करते हैं तो मैं ये बात समझता हूँ उसके रिकवरी के चांसेस जो हैं काफ़ी कम हो जाते हैं, मिनिमम हो जाते हैं। अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें हम मैनेज करते हैं, उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं, दुआ भी देते हैं और उसको कंसोल भी करते हैं, उसकी हौसला अफजाई भी करते हैं, तो अल्लाह ताला के फजल करम से उसकी रिकवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोरोना के दिनों हमने ये बात देखी है कि मुआशरे के अंदर एक इजाफी फेयर और एक इजाफी स्ट्रेस जो है बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। लोग यूँ महसूस करते हैं जिनके ऊपर कोरोना का हमला हो जाता है शायद वो ज़िंदगी जो है ना उनकी अजीरन होगी, और इसके हमने बड़े साइकोलॉजिकल नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं। कई लोगों ने बगैर खुदकुशी कर ली है, या उन्होंने ये बात महसूस की है शायद वो किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गए हैं जिसको सोसाइटी जो है कबूल करने के तैयार नहीं। तो मैं ये बात समझता कोरोना के मरीज़ को एक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स उसको प्रोवाइड करना, और मुसलमान होने के नाते जो हमारी एक जिम्मेदारी बनती है मरीज के टुवर्ड्स, उसको हमने बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल अल्लामा साहब, मैं चाहूंगी कि आप ऐसे लोगों के लिए भी कोई पैगाम दे दें कि जो कि ऐसे पेशेंट को मनफी बातों की तरफ ले आते हैं, रुसवाई का बायस बन जाते हैं, मेंटली डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं, कुछ अच्छा नहीं कह सकते लेकिन कुछ बुरा जरूर कह देते हैं। मैं ये बात समझता हूँ बुनियादी तौर पर बात यह है कि जो बीमारियाँ होती हैं वो इंसान की किस्मत में लिखी होती हैं, तकदीर में लिखी होती हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से जब अल्लाह ताला की रहमत और उसकी ताईद नुसरत शामिल हाल होती है तो इंसान रिकवर भी कर जाता है। और खुदा न आस्ता अगर इस बीमारी में मौत भी आ जाए तो कोई बंदा काफिर नहीं हो गया या फासिक फाजर नहीं हो गया, वो हमारा अपना भाई है। तो मैं ये बात समझता हूँ हमें इस बात को लोगों के दिलों से खुरचने की ज़रूरत है कि उनके ऊपर स्टिग्मा नहीं लग गया या उनके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नहीं उन्होंने कर ली कि जिसको हम कहते हैं कोई जुर्म का इर्तिकाब कर लिया है। और मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम आप जितनी भी प्रिकॉशनरी मजर्स वगैरह भी करते हैं, एहतियाती तदाबीर भी करते हैं, इसके बावजूद इस तरह की केसेस रिपोर्ट होते हैं कि फ़लाँ शख्स पूरी एहतियात के बावजूद कोरोना का पेशेंट बन गया है, तो इसका मतलब ये तकदीर इलाही का एलिमेंट जो है बाहर इसके अंदर पूरी एहतियाती तदाबीर के बावजूद मौजूद है। तो अगर हम अपने ही ऊपर कयास करें, क्या हम कोरोना से बचने की ज़मानत दे सकते हैं? क्या हम इस बात को क्लेम कर सकते हैं कि पूरी एहतियाती तदाबीर के बावजूद हम बच जाएंगे? क्या हम ये बात समझते हैं अगर हमारे हमसाये को, हमारे कज़न को या हमारे रिश्तेदारों किसी को कोरोना हो गया है तो क्या हम कोरोना से बचे हुए हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ना करे किसी बंदे को कोरोना की लपेट में आए, लेकिन इस बात की गारंटी देना नामुमकिन है कि मैं बिल्कुल। और इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि इस सूरत हाल से कल को हम भी दो चार हो सकते हैं, अपने आप को उस जगह पर रखकर सोचना चाहिए, दूसरों का साथ देना चाहिए। अल्लामा इब्तिसाम इलाही साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और सलमान अहमद साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद एक अहम मामला डिस्कशन के लिए। क्रिकेट को करप्शन, फिक्सिंग और सट्टे से आलूदा करने वालों पर सख्त हाथ डालने की तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नया कानून बनाकर वजीर आजम को पेश कर दिया। अमल दरामद पार्लियामेंट की मंजूरी के बाद होगा। क्रिकेट करप्शन के खिलाफ एशिया में सख्त कानून मुतारिफ कराने वाला पाकिस्तान दूसरा मुल्क बन गया। वजीर आजम से चेयरमैन PCB एहसान मानी की दबंग बैठक। इमरान खान को इंसदादे बदउनवानी कानून का इब्तदाई मुसव्विदा पेश कर दिया। नए कानून के मुताबिक मैच और स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस खिलाड़ियों पर फौजदारी मुकदमात कायम हो सकेंगे। फिक्सिंग और करप्शन में मुलव्विस खिलाड़ी जेल भी जाएंगे। सट्टेबाजों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। PCB एंटी करप्शन यूनिट पुलिस और तहकीकाती इदारों के साथ कार्रवाई करेगी। और वजीर आजम का PCB की जानिब से करप्शन के खात्मे के इकदामात पर इजहार इत्मीनान।
एशिया में श्रीलंका के बाद पाकिस्तान इस नौयत की कानून साजी करने वाला अब दूसरा मुल्क बन गया है। स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शुएब जट हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। शुएब, यानी कि अभी कुछ दिन पहले हम देख रहे थे कि एहतसाब था सियासत के मैदानों तक, अब खेल के मैदानों तक भी पहुंच गया। बिल्कुल ऐसा ही है और ये बड़ा अच्छा फैसला है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि इसको बाकायदा तौर पे कानून बनाने जा रहे हैं। अभी ऑल्दो कि ये बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है, क्योंकि पाकिस्तान ने क्रिकेट बोर्ड ने एक जो है वो समरी कह लें या एक जो है वो तरीकाकार उसका बनाया है। अब ये वजारत कानून को उसकी समरी भिजवाई है। वजारत कानून जब इसको देखेगा और उसमें अमेंडमेंट करेगा कि किस तरीके से इसको जो है वो बाकायदा कानूनी शेप में लाया जा सकता है, और उसके बाद ये जो है वो कौमी असम्बली तक आएगा और वहाँ से ये मंजूर होकर बाकायदा जो है वो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा भी बन जाएगा। और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान में जो स्पॉट फिक्सिंग हो या मैच फिक्सिंग हो, इसको क्रिमिनलाइजेशन एक्ट के तहत जो है वो ट्रीट किया जाएगा। इससे पहले जो होता था वो यही होता था कि जो इस क्राइम को कमिट करते थे उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से पाबंदियों का सामना जरूर करना पड़ता था, लेकिन वो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में जो है उनको नहीं लाया जा सकता था या उनको किसी किस्म की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती थी। अगर हम इसके तनाजुर में देखें, यूके में देखें, तो आपको याद होगा कि वहाँ पे सलमान भट्ट जो है उनको भी जो है वो जेल की हवा खाना पड़ी। उसके अलावा जो मोहम्मद आमिर थे उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर भिजवाया गया, और अभी हाल ही में जिन पे हालांकि स्पॉट फिक्सिंग जो उनसे तमाम चीजें मिल रही थी वो पाकिस्तान सुपर लीग जो यूएई में एडिशन हुआ था उससे मुतालिक थी, लेकिन क्योंकि वो बरतानिया में रह रहे थे, वहाँ की नेशनलिटी जो है वो होल्ड करते थे, तो इस वजह से उनको वहाँ पे भी जो है क्रिमिनल एक्ट का सामना करना पड़ा और अब जो है वो जेल भिजवा दिए गए हैं। तो बिल्कुल जब पाकिस्तान में ये होगा, बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा, तो उसके बाद हर बंदा ये सोचेगा कि सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि उसमें सिर्फ क्रिकेट के दरवाजे बंद हो जाएंगे, बल्कि उसको जेल की हवा भी खाना पड़ेगी। और अच्छा शुएब, ये भी बताइएगा कि ये जो क्रिमिनल एक्ट है ये सिर्फ नए आने वाले केसेस, नए आने वाले मुकदमात, नई करप्शन पर होगा, या जो माजी के केसेस हैं उन पर भी ये लागू हो सकता है? देखिए, मुमकिन ऐसा बज़ाहिर मुमकिन नजर नहीं आता, क्योंकि जो एक्ट कानून बनने से पहले होते हैं उनको कभी भी जो है वो कानून बनने के बाद जो है उसके सर्कल में नहीं लाया जा सकता। ये ऐसे ही है कि जब जस्टिस कयूम कमीशन रिपोर्ट बनी थी तो उस टाइम आईसीसी का एंटी करप्शन कोड जो है वो नहीं था, तो इस वजह से जो उस जमाने के क्रिकेटर्स थे, चाहे वो पाकिस्तान के हों, चाहे वो जनूबी अफ्रीका के हों, चाहे वो इंडिया के हों, उनको उनके बोर्ड ने सजाएं दी थी। अब उसके बाद जब ये बाकायदा तौर पे आईसीसी का एंटी करप्शन कोड आ गया तो उसमें उनको चार्ज नहीं किया गया, क्योंकि चार्ज जो किया गया उस एक्ट बनने के बाद जितने लोगों ने किया कमिट किया, उसमें चाहे दानिश कनेरिया हो, चाहे खालिद लतीफ हो, चाहे शर्जील खान हो, चाहे नासिर जमशेद हो, चाहे सलमान भट्ट हो, मोहम्मद आसिफ हो, मोहम्मद आमिर हो, तो ये एक्ट बनने के बाद हुआ था। तो मुझे जो जितनी इसकी समझ है उससे यही लगता है कि जब ये एक्ट बन जाएगा। ये भी बताइएगा कि इस सारी कार्रवाई में कौन कौन से इदारे होंगे जो कि साथ दे सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या क्या इख्तियारात हैं जो इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं? देखिए, ये एक बहुत बड़ी फील्ड है, जो स्पॉट फिक्सिंग हो या क्राइम जो है वो मैच फिक्सिंग हो। जब इसका कोई क्राइम कमिट करता है तो वो जो है उसमें साइबर जो है वो क्राइम वो भी इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है वो फोन पर तय हो रही होती हैं। इसी तरीके से जो कहा जाता है कि अंडरवर्ल्ड के इससे जो है ताने बाने जोड़े जाते हैं, जो माफियाज होती हैं, जो डॉन्स होते हैं, तो इस वजह से चाहे वो FIA हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो लॉ एंड सिक्योरिटी की दीगर एजेंसीज हो, वो सारों की इन्वॉल्वमेंट इसमें होगी। कानून जब बन जाएगा तो उस कानून के तहत फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए ये तमाम इदारों से हेल्प ली जा सकती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उस टाइम भी उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने इदारे की सजाएं दे सकता है, लेकिन जब ये एक्ट बन जाएगा तो फिर पाकिस्तानी आइन के मुताबिक उस शख्स को जो भी ये ऐसा करेगा, जो क्रिकेटर हो या ऑफिशियल हो या जो भी हो, क्योंकि फिक्सिंग जो है वो सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं करते, उसमें मैच ऑफिशियल भी इन्वॉल्व होते हैं, और इसी तरीके से जो लोग उनको इस बात से जो है वो प्रोवोक करते हैं या उनको जो है कन्विंस करते हैं, वो भी इस एक्ट के तहत आएंगे। तो ये एक बड़ा एक्ट बनने जा रहा है जो सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए नहीं होगा, सिर्फ क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता लोगों के लिए नहीं होगा, बल्कि जो भी इस मुल्क में मैच फिक्सिंग के साथ कनेक्ट होगा या इस घिनौने धंधे के साथ जुड़ना चाहेगा, वो सब के सब इस एक्ट के तहत जो है वो कानून की गिरफ्त में आएंगे। यानी कि खेल के साथ खिलवाड़ करने वाला अब बच नहीं पाएगा, सजा बड़ी सख्त होगी। शुएब जट, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी कल फिर। शो पर अपना फीडबैक दीजिएगा।